जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे अमरमणि त्रिपाठी, जो आज भी हैं। लगभग 6 बार ज्यादा विधायकी का चुनाव जीत चुके हैं। नौतनवा विधानसभा से यह गोरखपुर जिले में पड़ता है। मायावती के शासनकाल में यह मंत्रिमंडल में शामिल थे। शासन किसी का भी हो, कांग्रेस का, सपा का, भाजपा का, मायावती का, इनकी तूती बोलती थी। दूसरी तरफ मधुमिता शुक्ला 14 साल की उम्र से उनकी ख्याति फैल रही थी। वीर रस की कविता सुनाते सुनाते लगभग 20 साल की उम्र हो जाती है और इस कदर ख्याति फैलती है, हर राज्य में उनका बुलावा आता है। लगभग सन 2000 में दिल्ली से बुलावा आता है मधुमिता शुक्ला का। मधुमिता शुक्ला वहां जाती हैं कविता कहने के लिए। अमरमणि त्रिपाठी की मां सावित्री मणि त्रिपाठी को कविता बहुत पसंद आती थी। वो भी दिल्ली जाती हैं, इस कार्यक्रम में भाग लेती हैं। भाग लेने का तात्पर्य है सुनने जाती हैं सावित्री मणि त्रिपाठी। कविता सुनने के बाद सावित्री मणि त्रिपाठी अब चाहती हैं कि मैं मधुमिता शुक्ला से मिलूं, और मिलती भी हैं, उत्साहवर्धन भी करती हैं। मधुमिता शुक्ला को बहुत अच्छा लगता है कि कोई ऐसी महिला आई थी जिसका पुत्र लगभग 6 बार से ज्यादा विधायक रह चुका है। उसकी मां आई थी मुझे उत्साहवर्धन करने के लिए और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इस कदर उत्साहवर्धन करती हैं उनकी मां। और सावित्री मणि त्रिपाठी कहती भी है मधुमिता शुक्ला को, आप लखनऊ आइएगा तो जरूर मेरे घर आइएगा। न्योता देती हैं क्योंकि मधुमिता शुक्ला लखनऊ ही रहती हैं। हाँ, और उनका जो पैतृक निवास है वह लखीमपुर खीरी में है, एक उत्तर प्रदेश का जिला है। बहुत बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। और एक दिन ऐसा समय आता है कि लखनऊ आने के बाद मधुमिता शुक्ला अमरमणि त्रिपाठी के घर आती हैं, उनकी मां से मिलती हैं। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट यही होता है जो अमरमणि त्रिपाठी के घर आ जाती है मधुमिता शुक्ला। आने के बाद उनकी मां को बहुत अच्छा लगता है, मधुमिता शुक्ला को भी बहुत अच्छा लगता है। अब मधुमिता शुक्ला और सावित्री मणि त्रिपाठी का आना जाना शुरू हो जाता है। ज्यादातर इनके घर आती जाती रहती हैं क्योंकि सावित्री मणि त्रिपाठी को कविता बहुत पसंद है। उत्साहवर्धन लगातार करती और इस लड़की को बड़ा प्रेम भी करती। इसी दरमियान अमरमणि त्रिपाठी की नजर पड़ जाती है। एक दिन मधुमिता शुक्ला इनके घर आती है तो, और कई बार अपनी मां के मुंह से सुन भी चुके थे, हाँ कोई मधुमिता शुक्ला है जो बहुत बढ़िया कविता गाती है। घर पर मुलाकात करने के बाद अमरमणि त्रिपाठी कहते हैं मधुमिता से, एक काम करिए, मेरा चुनावी भाषण है, 2 लाइन मेरे लिए लिख दीजिए। मधुमिता शुक्ला लिखती हैं। अब यहीं से कहानी शुरू होती है और इस तरीके से चलता रहता है। 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 10 लाइन मधुमिता शुक्ला अमरमणि त्रिपाठी के लिए लिखती हैं और आना जाना शुरू हो जाता है अमरमणि त्रिपाठी का। अब धीरे धीरे यह रिलेशनशिप में बदल जाता है। अमरमणि त्रिपाठी उनके घर आने जाने लगते हैं और इस कदर बढ़ जाता है कि प्रेम प्रसंग का मामला शुरू हो जाता है। और शुरू होता है, जानते हैं खत्म कैसे होता है? तारीख आती है 9 मई सन 2003। अब यही अंतिम दिन होता है मधुमती शुक्ला का। लगभग 7 बज रहा होता है। लखनऊ का एक इलाका है निशादगंज, वहीं पर पेपर मिल कॉलोनी है। 33/6 में मधुमिता शुक्ला रहती हैं एक नौकर देशराज के साथ। लगभग 7 बज रहा होता है। 2 लोग गाड़ी से आते हैं, 2 चक्के से। पूछते हैं मधुमिता शुक्ला यहीं रहती हैं? नौकर कहता है हाँ यहीं रहती हैं। मैडम आती हैं, शायद कुछ लिख पढ़ रही होती हैं, अंदर बुलाती हैं। देशराज नौकर को कहती हैं आप जाइए चाय बना कर लाइए। जैसे देशराज चाय बनाने जाता है, अंदर गोली की बहुत तेजी से आवाज आती है। गोली की आवाज सुनने के बाद देशराज किचन से भागते हुए बेडरूम में आते हैं। किसके? मधुमिता का। देखते हैं वहां एकदम लहूलुहान होकर गिरी पड़ी हैं मधुमिता, लथपथ हैं खूनों से। आवाज देते हैं, चीखते हैं, आस पड़ोस के लोग आते हैं। इस दरमियान लोग उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं जिसने गोली मारा होता है, लेकिन दरवाजा बंद करके वो भाग जाता है। कोई भी व्यक्ति पकड़ नहीं पाता है। इस दरमियान देशराज, उनकी जुड़वा बहन हुआ करती थी निधि शुक्ला, उनको फोन किया जाता है। वो भी आनन फानन में भाग के आती है। लगभग 7 बजे पुलिस की टीम आती है, नियर पुलिस चौकी की टीम आती है, तहकीकात करना शुरू कर देती है उनके बेडरूम की, उनके किचन रूम की, सारी चीजों की। वो भी देखती है मधुमिता शुक्ला लहूलुहान है। इस दरमियान 2 चीजें मिलती हैं उनके बेडरूम से, एक मधुमिता शुक्ला की मोबाइल, दूसरा उनकी 2-3-4 पर्सनल डायरी। इधर निधि शुक्ला भी आ जाती हैं, लेकिन हाँ तहकीकात करना शुरू कर देती है पुलिस। अब पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है मधुमिता शुक्ला। अगले दिन पोस्टमार्टम होता है जब ना, तो खुद अमरमणि त्रिपाठी उस हॉस्पिटल में आते हैं और ऐसा दिखाने के लिए शायद मैं इनका बहुत बड़ा शुभचिंतक हूँ, शायद इसलिए भी कि मेरी माँ इनको बहुत पसंद करती थी, इनकी कविता को बहुत पसंद करती थी। अमरमणि त्रिपाठी जब तक पोस्टमार्टम हो रहा होता है तब तक उस अस्पताल में खड़े रहते हैं और इधर पुलिस उनकी मोबाइल और पर्सनल डायरी लेकर चली जाती है। उस समय के एसएसपी हुआ करते थे अनिल अग्रवाल, इस पूरे केस को वही देख रहे होते हैं और एकदम शिद्दत के साथ। मायावती के शासनकाल में अमरमणि त्रिपाठी जब तक पोस्टमार्टम होता है तब तक उस अस्पताल में खड़े रहते हैं। पोस्टमार्टम होने के बाद तुरंत शरीर को भेज देना चाहते हैं लखीमपुर खीरी, उनके पैतृक निवास। और लखनऊ से लखीमपुर की दूरी लगभग 140 किलोमीटर है। पोस्टमार्टम होने के बाद तुरंत शरीर भेज दिया जाता है। अब लगभग 110 किलोमीटर का सफर पूरा हो जाता है, लगभग 30 किलोमीटर का सफर बचा रहता है। अमरमणि त्रिपाठी भी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी उनके पैतृक निवास पहुंचे और इस लड़की का अंतिम संस्कार हो।
अब चाहे शुभचिंतक की वजह से, चाहे उनके दिमाग में कुछ खटक रहा होता है। मैंने आपको बताया कि तत्कालीन एसएसपी हुआ करते थे उस समय अनिल अग्रवाल। जब पोस्टमार्टम उधर हो रहा था, आपको ये भी बताया था कि उनके निवास स्थान से लगभग 3-4 पर्सनल डायरी मिला था, मधुमिता शुक्ला का मोबाइल मिला था। उधर पोस्टमार्टम जब हो रहा था, ये डायरी पलट रहे थे। एक बहुत बड़ी लीड मिलती है। क्या मिलती है? इनके रिलेशनशिप के बारे में मधुमिता शुक्ला लिखी रहती हैं। भाई साहब भौचक्का हो जाते हैं अनिल अग्रवाल कि यह लड़की 2 बार गर्भवती थी और 2 बार अबॉर्शन करा चुकी होती है। रिलेशनशिप के बारे में उस पर्सनल डायरी से क्लू मिलता है, लीड मिलता है। तुरंत अनिल अग्रवाल फोन करते हैं अपनी एक नई पुलिस टीम को कि तुरंत जाइए, अभी लगभग 30 किलोमीटर की दूरी बची हुई है उसके पैतृक निवास से, उसकी डेड बॉडी को वापस बुलाया जाए। और पर्सनल डायरी में एक चीज और मिलता है, शायद तीसरी बार गर्भवती है मधुमिता शुक्ला। हाँ, ये पर्सनल डायरी में मिलता है। तभी तो एक बहुत बड़ी लीड मिलने के बाद एक टीम को भेजते हैं। 110 किलोमीटर डेड बॉडी पहुंच चुकी होती है, उसे वापस बुला लेते हैं बिना किसी सूचना के, बिना किसी को बताए। वापस बुलाने के बाद पोस्टमार्टम आपको बताना चाहता हूं, अमरमणि त्रिपाठी खुद खड़े होकर कराए थे। उस पोस्टमार्टम में कहीं भी नहीं लिखा होता है यह लड़की तीसरी बार गर्भवती है। किसी भी प्रकार से कोई सूचना नहीं दिया गया था उस पोस्टमार्टम में। एसएसपी अनिल अग्रवाल अपनी अध्यक्षता में पुनः कराते हैं। क्या लड़की यह गर्भवती है? तो पता चलता है यह 7 महीने की गर्भवती है। तुरंत भौचक्का हो जाते हैं अनिल अग्रवाल। उसके बाद उस भ्रूण का डीएनए टेस्ट कराते हैं। टेस्ट कराने के बाद अब अमरमणि त्रिपाठी का डीएनए टेस्ट होता है। इधर भ्रूण का डीएनए टेस्ट और इधर अमरमणि त्रिपाठी का डीएनए टेस्ट मैच हो जाता है। इस बच्चे का पिता कोई और नहीं अमरमणि त्रिपाठी है। और सारी बात निधि शुक्ला जानती थी। काफी कुछ चीजें अनिल अग्रवाल को बताई थी। कौन निधि शुक्ला? उसकी बहन मधुमिता शुक्ला की जुड़वा बहन थी। सारी चीज बताई थी। लेकिन भैया ना सबूत चाहिए। डीएनए टेस्ट मिलने के बाद निधि शुक्ला, मधुमिता शुक्ला की जुड़वा बहन, एफआईआर लॉन्च कराती हैं अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ। मेरी बहन का हत्यारा कोई और नहीं, हाँ अमरमणि त्रिपाठी है। और डीएनए टेस्ट मिलने के बाद पूरी की पूरी जांच क्राइम ब्रांच को भेज दी जाती है लखनऊ की। और उस समय के तत्कालीन इंचार्ज हुआ करते थे राजेश पांडे करके। और यह बात मायावती तक पहुंच जाती है कि अमरमणि त्रिपाठी पर बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है, क्योंकि राजेश पांडे बहुत तेजी से जांच कर रहे होते हैं। सारी चीजें मिल ही चुकी थी, एफआईआर लॉन्च हो चुका था, निधि शुक्ला करा चुकी थी। लेकिन यह बात मायावती तक पहुंचने के बाद राजेश पांडे का ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इस कदर दबाव बढ़ जाता है समाज में, लोग हो हल्ला मचाने लगते हैं कि मायावती अपने पावर का इस्तेमाल कर रही हैं और अमरमणि त्रिपाठी को बचा रही हैं। अब इतना ज्यादा हल्ला होने के बाद दबाव बढ़ता जाता है तो मायावती एक सीआईडी टीम का गठन कर देती हैं अपने बचाव में। और सीआईडी टीम भी इतनी तेजी से जांच कर रही होती है, लोग भौचक्का हो जाते हैं। अमरमणि त्रिपाठी भौचक्का हो जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है अमरमणि त्रिपाठी के दरवाजे पर 2 सीआईडी के ऑफिसर पहुंच जाते हैं। और यह फिर बात मायावती को नहीं अच्छी लगती है। उन दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कर देती है मायावती। और यह बात फिर नहीं अच्छी लगती है लोगों को समाज में, और फिर से दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है। और इस कदर दबाव बढ़ता है मायावती पर कि पूछिए नहीं, कि अमरमणि त्रिपाठी को मंत्रिमंडल से निकाल देती हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, तेजी नहीं आती है उनकी जांच में, गति नहीं पकड़ती है। लोग फिर हो हल्ला करने लगते हैं, दबाव बढ़ता जाता है। लेकिन मायावती पर कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि अमरमणि त्रिपाठी अपने आप में बहुत बड़े रसूखदार नेता हुआ करते थे। इधर निधि शुक्ला जाती हैं, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। लगभग सन 2003 की बात है, यह जून जुलाई की बात है। उनसे मीटिंग फिक्स करती हैं, मीटिंग करती हैं, पूरी बात को बताती हैं और कहती हैं सीबीआई जांच कराई जाए। लेकिन मायावती तैयार नहीं होती हैं। कहती हैं भाई सीआईडी वगैरह तो टीम जांच कर रही है। अब सोच लीजिए इस कदर मिलती हैं, सीआईडी के 2 अधिकारी को सस्पेंड कर देती हैं, राजेश पांडे का ट्रांसफर कर देती हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी अड़ जाते हैं। और अड़ने के बाद फिर पीएमओ से फोन आता है मायावती को, राज्य सरकार को, और उसके बाद सीबीआई टीम का गठन कर दिया जाता है। सीबीआई की जांच होती है। सीबीआई की जांच होने के बाद क्या परिणाम आता है जानते हैं? निष्कर्ष क्या आता है? आपकी रूह कांप जाएगी, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। परिणाम क्या आता है कि मधुमती शुक्ला और अमरमणि त्रिपाठी का रिलेशनशिप कई सालों से चल रहा है। और इस दरमियान कई बार शारीरिक संबंध बनता है, सिर्फ झांसा देते हैं मैं आपसे शादी करूंगा मधुमिता से, लेकिन शादी तो करते नहीं है। इस दरमियान 2 बार गर्भवती हो जाती है मधुमिता शुक्ला, और गर्भवती होने के बाद 2 बार एबॉर्शन होता है। और ये सारी चीजें निधि शुक्ला को पता था, सारी चीजें पर्सनल डायरी में लिखी हुई थी। जब तीसरी बार गर्भवती होती है मधुमिता शुक्ला, विरोध करती है, मैं अब एबॉर्शन नहीं कराऊंगी, आप मुझसे शादी करिए।
और यह बात अमरमणि त्रिपाठी को पसंद नहीं आ रही। और इस दरमियान उनकी पत्नी, आपको बताना चाहता हूं, मधुमणि शुक्ला, क्या नाम है, मधुमणि शुक्ला, उनको शक होता है, कई बार लड़ाई होती है अमरमणि त्रिपाठी की, मधुमणि शुक्ला की, आपके अवैध संबंध है मधुमिता शुक्ला से। लेकिन अमरमणि त्रिपाठी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, आप बस शक कर रही हैं। एक दिन ऐसा आता है, अमरमणि त्रिपाठी मधुमिता शुक्ला के घर जाते हैं और इधर मधुमणि, उनकी पत्नी, अपने भतीजे रोहित चतुर्वेदी को पीछे लगा देती हैं। आप विधायक जी के पीछे जाइए, देखिए कहां जाते आते हैं। और एक दिन ऐसा आता है, रंगे हाथ पकड़ लेती हैं। जैसे ही अमरमणि त्रिपाठी पहुंचते हैं मधुमिता शुक्ला के घर, तुरंत रोहित चतुर्वेदी अपनी चाची को फोन कर देते हैं, आप आ जाइए। मधुमणि त्रिपाठी आती हैं, रंगे हाथ पकड़ लेती हैं और अमरमणि त्रिपाठी एकदम भौचक्का हो जाते हैं। अब सारी चीजें अमरमणि त्रिपाठी खोल देते हैं, बता देते हैं कि मेरा इनके साथ ऐसा ऐसा है, 2 बार हो चुका है, तीसरी बार गर्भवती है, अबॉर्शन कराने के लिए नहीं तैयार है, शादी करना चाहती है। और मधुमणि त्रिपाठी यानी उनकी पत्नी को यह बात पसंद नहीं आती है। अब फील्डिंग करना शुरू कर देती हैं। क्या फील्डिंग करती हैं? किसी भी तरीके से मधुमिता शुक्ला को रास्ते से हटाइए, चाहे जो भी पैसा देना पड़े, अपने भतीजे रोहित चतुर्वेदी को कहती हैं। यह बात सीबीआई जांच में निकलती है। अब सोच लीजिए, इन सब में अमरमणि त्रिपाठी अकेले नहीं था, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी भी थी। हाँ, रोहित चतुर्वेदी भी था। रोहित चतुर्वेदी फील्डिंग करता है, एक संतोष राय को पकड़ता है, शूटर हुआ करता था अपने जमाने में, एक प्रकाश पांडे हुआ करते थे। मधुमणि त्रिपाठी की मीटिंग होती है इन दोनों से, रोहित चतुर्वेदी मिलवाता है। मधुमणि त्रिपाठी कहती हैं, आप चाहे जो भी पैसा लीजिए, बस सफाई से काम करिए। और सफाई से काम कर देते हैं। 9 मई सन 2003 को मैंने बताया था, पेपर मिल कॉलोनी में जाते हैं, 33/6 में शाम 7 बजे गोली मारकर चले आते हैं। और यह बात सीबीआई जांच में निकलती है। अब सीबीआई जांच निकलने के बाद, सारी चीजें निकलने के बाद जब पता चलता है कि कोई और दोषी नहीं है, ये 3-4 लोग हैं, यही दोषी हैं। 23 सितंबर 2003 को गिरफ्तारी होती है इन 4-5 लोगों की। गिरफ्तारी होने के बाद आपको बताना चाहता हूं, अमरमणि त्रिपाठी ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रहता है। अमरमणि त्रिपाठी को बेल मिल जाता है। बेल मिलने के बाद मालूम है, अमरमणि त्रिपाठी सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। बाहर आने के बाद वो कहते थे कि मैं दोषी नहीं हूँ, मधुमिता शुक्ला का कोई और बॉयफ्रेंड था, कोई IIT दिल्ली का लड़का था। फर्जी कॉल डिटेल बनवाते हैं BSNL के अधिकारियों से मिलकर कि कोई और लड़के से बातचीत कर रही होती हैं। लेकिन सारी चीज ना खत्म हो जाती है, टिक नहीं पाती है हाई कोर्ट में। लेकिन एक बात उनकी बहन निधि शुक्ला को पसंद नहीं आता है, क्योंकि जुमा 4 दिन हुआ और अमरमणि त्रिपाठी बेल पर आ जाते हैं। निधि शुक्ला चली जाती है सुप्रीम कोर्ट और कहती है, जानते हैं अमरमणि त्रिपाठी बाहर है और बाहर होने के नाते सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ मेरी सुनवाई किसी दूसरे राज्य में हो, किसी दूसरे हाई कोर्ट में हो। सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश देता है, आप उत्तराखंड हाई कोर्ट जाइए। उत्तराखंड हाई कोर्ट पहुंचने के बाद अमरमणि त्रिपाठी टिक नहीं पाते हैं। एक तो फर्जी सबूतों के साथ कितने दिन टिक पाएंगे। उत्तराखंड हाई कोर्ट उम्र कैद की सजा सुनाता है इन 4-5 लोगों को। किसको? अमरमणि त्रिपाठी, मधुमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी को, रोहित चतुर्वेदी को, प्रकाश पांडे को, संतोष राय को। उम्र कैद की सजा होने के बाद उत्तराखंड जेल में रहते हैं ये लोग। लेकिन ज्यादा दिन वहां नहीं रहते हैं। उसके बाद गोरखपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया जाता है इन 5-6 लोगों को। अब यहाँ आने के बाद आपको बताना चाहता हूँ, सन 2013 तक गोरखपुर सेंट्रल जेल में रहते हैं। इस दरमियान अमरमणि त्रिपाठी अखिलेश के पास जाते हैं कि मेरी रिहाई कराइए, लेकिन अखिलेश जी बहुत ज्यादा भाव नहीं देते हैं, रिहाई नहीं होती है। अब सन 2018 आ जाता है, लेकिन अमरमणि त्रिपाठी शांत नहीं बैठते हैं। अब सोच लीजिए, सन 2007 से लेकर सन 2018 आ जाता है, लेकिन भाई साहब अंदर की कीड़ा नहीं मरती है। अब सन 2018 में क्या करते हैं, BRT मेडिकल कॉलेज में VIP ट्रीटमेंट लेने के लिए ट्रांसफर करवा लेते हैं कि मेरी तबीयत सही नहीं है, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हैं। वहां अपना ट्रांसफर कराने के बाद VIP तरीके से रहते हैं, अपना रहते हैं, अपनी पत्नी को भी बुला लेते हैं यही हवाला देकर। और कुछ दिन गोरखपुर अस्पताल में यानी BRT मेडिकल कॉलेज में, कुछ दिन जेल में, इसी तरीके से बीतता रहता है। अब अगस्त सन 2023 आता है। अमरमणि त्रिपाठी यहाँ भी शांत नहीं बैठते हैं, योगी सरकार के पास जाते हैं और योगी सरकार रिहाई कर देती है उनके अच्छे व्यवहार के कारण। अमरमणि त्रिपाठी बाहर आ जाते हैं गोरखपुर सेंट्रल जेल से, रिहाई मिल जाती है उनकी पत्नी को भी। अब दोनों लोग बाहर आराम से चैन की जिंदगी जी रहे होते हैं। इस दरमियान लगभग 2024-25 में निधि शुक्ला चली जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरी बहन के साथ अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। और व्यक्ति सोच लीजिए, जिसको उम्र कैद की सजा हुई है उसको रिहाई हो जाती है, वो बाहर आराम से घूम रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं बदलती है, जो भी राज्य सरकार फैसला करती है उसी पर टिकी रहती है। और आज निधि शुक्ला न्याय मांग रही हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। इस घटना पर आपकी क्या राय है? क्या सही हुआ है मधुमिता शुक्ला के साथ? क्या अमरमणि त्रिपाठी सही हैं? इस घटना पर जरूर अपनी राय दें। जय हिंद।